कंपेयर टू कि मैं आपको कहूँ कि पॉलिटिकल साइंस के 3 से 4 5 लेक्चर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेक्चर लेने के बाद 7 लेक्चर लेने के बाद आपका पोल साइंस हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत डिफरेंट है। न्यू जो बिगनर्स आते हैं वो 4 महीने के बाद वो समझते हैं कि मैं फुल फ्लेज प्रिपेयर हूँ, जो कि गलत है। वो सिर्फ 10% उसकी प्रिपरेशन होती है। 90% सेशन के बाद, एकेडमी के बाद खुद तैयारी करनी होती है। और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एक डायरेक्शन नहीं होता, जिसको एक स्मार्ट वे में स्मार्ट स्टडी कहते हैं, जो कि एक राइट डायरेक्शन होता है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट मेरा ये कि प्रिपरेशन वो है जो कि आप खुद अच्छे तरीके से 90% तैयारी करते हैं। ये जो रीडिंग, स्टडीइंग और जो क्लासेस है, इसको मैं दूसरे अल्फाज में जॉब कहता हूँ। वो आपकी जॉब है, वो आपकी क्लासेस है। कभी भी क्लासेस को अपनी प्रिपरेशन या स्टडी आवर्स कंसिडर ना करो। उसमें आप सीखते हैं, और जो सीखते हैं उसकी बुनियाद पे प्रिपरेशन करते हैं। समझ आ गई पहली बात प्रिपरेशन की? शाबाश। दूसरी बात, सबसे जो बेस्ट एकेडमी है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो बेस्ट सोर्स है, वो कौन सा है सीएसएस में? शाबाश, आप मुझे बताएं फरहान सैनिश। बेस्ट एकेडमी या बेस्ट सोर्स या वी कैन से बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो स्टूडेंट को बूस्ट करता है? ये माइंड में रखिए कि जो बेस्ट एकेडमी है वो आपकी कोई भी एकेडमी नहीं। आपने आज के बाद दो चीजों को सबसे ज्यादा बेस्ट करार करना है। नंबर वन, मुझे बताएं, अगर आपको कहूँ, आप कहते हैं फलानी एकेडमी बेस्ट है, ये इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है, या फॉर एग्जांपल उस एकेडमी में चले जाओ, ठीक है? नहीं, ये सारी चीजें जितनी भी है, आपने जो भी एकेडमी ज्वाइन किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने दो दो एकेडमी, तीन तीन एकेडमी ज्वाइन किए होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक चीज को फॉलो नहीं करते जो कि बेस्ट है। वो है आपका सिलेबस। सबसे बेस्ट एकेडमी है सिलेबस, एंड द वेरी सेकंड वन इज पास्ट पेपर्स। ये बात माइंड में रखो। अगर किसी स्टूडेंट ने पास पेपर सॉल्व नहीं किए और वो अटेम्प्ट के लिए बैठ रहा है, बहुत गलत है, इंतहाई गलत है। और सिलेबस में मैं अगर आपको कहूँ, ये बात माइंड में रखो कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। देखो, व्हाट टू स्टडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट नॉट टू स्टडी इज टू मच इम्पोर्टेंट। आपको ये इल्म होना चाहिए कि मैंने क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो तो सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये तो एक समंदर जैसा सिलेबस है सीएसएस का। बट द थिंग व्हाट नॉट टू स्टडी बहुत, तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले मैं सिलेबस जो होता है वो सबसे पहले डिकोड करके समझाता हूँ कि ये आपका सिलेबस है, ये आपने पढ़ना है, और ये जो है ये आपने नहीं पढ़ना। जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, वो एक सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टडी। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट। दूसरी बात, हर एक स्टूडेंट के पास पास्ट पेपर्स डिकोडेड होने चाहिए। इसके आउटलाइन आप लोग जरूर बनाएंगे। जब आप सिनॉप्सिस बेस्ड पे नोट्स बनाते हैं तो आपके ऑलरेडी पास पेपर की चीजें एड्रेस हो जाती है। लेकिन अगेन, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट के पास पेपर्स डिकोड नहीं है तो आप फिर भी राइट डायरेक्शन में नहीं। तो द वेरी बेस्ट एकेडमी, सिलेबस एंड पास्ट पेपर, नथिंग एल्स। आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस होगा। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, सीएसएस में अगर आप 2016 से लेकर 2025 तक जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स उठा लेते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस 2 के पेपर उठा लेते हैं, तो इन सारे पेपर्स के एनालिसिस की बुनियाद पे आपके पास टोटल 11 to 12 क्वेश्चन रह जाते हैं। 2017 का सवाल नंबर जो तीसरा सवाल होता है 3, वो 2019 का सवाल नंबर 7 होगा या 6 होगा। 2018 का जो सवाल नंबर 1 है वो 2022 के सवाल नंबर 4 होगा। 2022 का जो सवाल नंबर 4 है वो 2024 का सवाल नंबर
3 हो सकता है। इसको कहते हैं एनालिसिस। तो आप लोगों के पास टोटल आ जाते हैं 11 से 12 सवाल कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस 2। आप लोग देख 2016 से 2025 के पास पेपर्स आप उठा ले, आपके पास टोटल यही 11 to 12 वो वाले टॉपिक्स आ जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और वो वाले क्वेश्चन होंगे जो आप इसको डिकोड करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कभी भी पास पेपर्स को मिस नहीं कर सकते। और केपीपीएमएस में अक्सर ये जो पास पेपर्स है ये तो ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होने के बाद ये रिपीट भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पहला सवाल था प्रिपरेशन का वो आपको समझ आ गई कि आपने खुद कैसे करनी है। आगे भी मैं इसके डायनेमिक्स समझाऊंगा। द सेकंड क्वेश्चन इज आपने ये समझना है कि आपकी जो बेस्ट एकेडमी है वो कौन सी है। सबसे पहले आपने ये समझना होगा, और बेस्ट एकेडमी के बाद आपने ये समझना है कि स्मार्ट स्टडी क्या है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि आप सीएसएस जब आप करते हो तो स्मार्ट स्टडी को फॉलो करो। देखो स्मार्ट स्टडी ये नहीं है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़े, नो। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि राइट डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है। अगर मैं कहूं कि हार्ड वर्क, क्या हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, उसको फिर कहते हैं स्मार्ट वर्क। अनफॉर्चुनेटली 95% स्टूडेंट्स के पास डायरेक्शन नहीं होता। वो फर्स्ट अटेम्प्ट जाया करते हैं जस्ट एक प्रोसेस सीखने में। वो 95% स्टूडेंट्स में होते हैं जो कि डायरेक्टेड ही नहीं होते, वो फर्स्ट अटेम्प्ट को जाया कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाओगे तो ये जर्नी इंतहाई आसान जर्नी है। लेकिन अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, लेबर वर्क फॉलो करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी हो सकती है। अगर आप कंफ्यूज है, डोल्ड्रम्स में है, तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड सेट क्लियर है, आपके पास एक राइट डायरेक्शन है, आप स्मार्ट स्टडी को फॉलो करते हैं, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। ये बात माइंड में रखो कि स्मार्ट स्टडी के बाद मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, ये बात माइंड में रखो कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले उनकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी होता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद मैं उन स्टूडेंट से एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, और उस टेस्ट के बाद मैं उसको ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 या ग्रुप नंबर 3 या सुपर पेज में एलोकेट करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया है, उस स्टूडेंट के पास एक राइट डायरेक्शन नहीं है, और उसको मैं प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, मैं डोरशिप दे रहा हूँ, तो इससे पहले ये इंट्रोस्पेक्शन और ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि उसको पता चले कि मेरा ये लेवल है और मैंने उस लेवल से आगे इस तरह जाना है। समझ आ गई। और जो मेरे स्टूडेंट्स है, ये बात माइंड में रखो कि 2 चीज़ें फ़र्ज है उस पर। नंबर 1, उसने सिलेबस के बुनियाद पे अच्छे नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। एंड द सेकेंड थिंग, उसने पास्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट के डिकोड की होगी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए सिलेबस के बेस पे और आपने पास्ट पेपर को डिकोड नहीं किया तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है और आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। दूसरी बात, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं डेली बेस पे कहता हूँ कि डेली इज नॉट मोटिवेशन। कोई भी आपको रोजाना मोटिवेट नहीं कर सकता। डेली इज यूर डिसिप्लिन। आपका रोजाना एक प्रॉपर डिसिप्लिन होगा, वो आपको मोटिवेट रखेगा। वो डिसिप्लिन आपका टाइम टेबल होता है, और टाइम टेबल ही आपको मोटिवेट रखता है। और मेरे स्टूडेंट जो होता है उसका एक प्रॉपर ऑथेंटिक टाइम टेबल होता है, वो उसकी बुनियाद पे तैयारी करता है। विदाउट टाइम टेबल वो एंटरटेन नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडम तैयारी करते हैं। करंट अफेयर सुबह किया, फिर पाक अफेयर किया, फिर क्रिमिनोलॉजी के 2 सवाल किए, फिर ऐसे क्या आउटलाइन लिखी है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ा है, फिर उसके बाद कहीं पे सामयात किए। नो, ये नहीं चलेगा। हमेशा के लिए ये बात माइंड में रखें कि आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप माइंड को फोकस रखें। जब तक आपका माइंड फोकस नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। मिसाल के तौर पर सेरिश, मुझे यहाँ पे सुन रहे कि नहीं, सेरिश के पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है।
यस सर, सुन रही उसको हूँ। उसको ये पता है कि मैंने ऐसे में क्या करना है और कितने दिन तक करना है। मैंने सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक के बेस पे कितने दिन तक क्रिएटिव राइटिंग करके प्रीसी की तरफ मूव करना है, प्रीसी राइटिंग की तरफ। और मैंने जेंडर स्टडी आज स्टार्ट किया, कितने दिन बाद मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करके इसका मॉक देना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ठीक करके अपने नोट्स बनाने। तो मेरे स्टूडेंट्स के पास नोट्स एंड पास पेपर ज़रूर होते हैं जो कि एक प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक है। और मेरे टाइम टेबल में मैं एक चीज़ माइंड में रखो कि मेरे टाइम टेबल में एक है फर्ज, दूसरा क्या है सुन्नत, तीसरा क्या है वाजिब। ये बात माइंड कि हमेशा के लिए स्टूडेंट्स को मैं अक्सर कहता हूँ कि दो चीजें आप पे फर्ज है। फरहान, कौन कौन सी चीजें रोजाना आप पे फर्ज है? फर्ज क्या है सीएसएस में डेली बेस पे? रोजाना आपने ऐसे का काम करना होगा, ये फर्ज है। और रोजाना आपने प्रीसी या ग्रामर का काम या इंग्लिश राइटिंग का काम करना, ये फर्ज है। 1 से 2 घंटे ये काम और 1 से 2 घंटे ये काम करना। क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन ये फर्ज है आज से लेकर सीएसएस या पीएमएस का एग्जाम। सुन्नत क्या है? एक सब्जेक्ट स्टार्ट करो, जिस तरह भी सेरिश ने जेंडर स्टडी स्टार्ट किया, आज एक स्टूडेंट है हमारा, उसने पोल साइंस स्टार्ट किया। ये सब्जेक्ट जो है ये करना कैसे मैं समझाऊंगा, लेकिन ये सुन्नत है रोजाना के मुताबिक। 1 से 2 घंटा ये, 1 से 2 घंटा ये, 3 से 4 घंटे ये या 5 घंटे। वाजिब क्या है? क्लासेस। अक्सर स्टूडेंट क्लासेस लेके एकेडमी में पढ़ के वाजिबात को पूरा करके कहते हैं मेरा सारी चीजें हो गई। नो, ये सिर्फ वाजिब है। आपकी फर्ज सुन्नत आप खुद करोगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूं कि अगर आप क्लास लेते हैं, मैं एक क्लास पॉलिटिकल साइंस का ले रहा था और मेरे क्लासेस आई थिंक 6 to 7 क्लासेस के बाद सेशन खत्म हो गया। और एक ही क्लास में आप खुद सोचो, एक ही क्लास में हमने हेगल भी पढ़ा था, कार्ल मार्क्स भी पढ़ा था, उसके बाद मुस्लिम फिलोसफर में अल फराबी, अल गजाली, इब्न रुश्द। कितने हो गए? 5। ये एक ही क्लास में हमने पढ़ा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने अलामा इकबाल, शाह वलीउल्लाह, इब्न खल्दून, हॉब्स, लोक, रूसो किए थे। तो आप मुझे बताएं, क्या अगर आप अपने लिहाज से इनको कवर करोगे तो ये तो इन्हीं क्लासेस में कवर ही नहीं हो रहा। तो आपने कोशिश की, जब मैं खुद पढ़ने बैठा हेगल को पढ़ने शुरू किया तो विद इन 7 डेज मैंने हेगल को डिफरेंट सोर्सेज से कवर करने के बाद पास पेपर का एक सवाल था हेगल की कॉन्शसनेस और फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड और उसकी हेगल की डायलेक्टिक्स को मैं थोड़ा बहुत समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन चीज़ों को अपने लेवल पे अपने अंदाज में अच्छे तरीके से कवर करना है। तो वो आप वाजिबात से जाके सुन्नत एंड फर्ज पे आ जाए। देखो, आज ही से लेकर ऐसे का काम शुरू है आपका, आज ही से लेकर कृषि का काम शुरू है या ग्रामर का काम शुरू है। करना कैसे है वो आपने समझना है। फिर उसके बाद आपने सुन्नत सब्जेक्ट को कवर करना है। देखो, सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट का एक स्टार्ट होगा, लेकिन केपीपीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्केड्यूल थोड़ा डिफरेंट होगा। वो मैं आपको समझाऊंगा कि आपके टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, ये लिख लें, आप लोगों ने डेली बेस पे जीके का काम करना है। आप लोगों ने एमपीटी का आप लोगों ने डेली बेस पे ऐसे का काम करना है। आप लोगों ने डेली बेस पे प्रीसी या ग्रामर का काम करना है। और आप लोगों ने डेली बेस पे एक सब्जेक्ट का काम करना है, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है इसका। ये 4 चीजें आपके टाइम टेबल में फर्ज है जो कि आप लोगों ने मस्ट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एफपीसी की रिकमेंडेशन के मुताबिक, किसी ने एफपीसी की रिकमेंडेशन पढ़ी है, उसमें 3 बातें हैं। एफपीसी की रीसेंट रिकमेंडेशन है कि नंबर 1, स्टूडेंट्स की क्रिएटिव राइटिंग डिस्टर्ब हो चुकी है। स्टूडेंट्स की क्रिएटिव राइटिंग डिस्टर्ब की है। क्यों डिस्टर्ब की है, किसने की है, उसमें प्रॉपर ये वर्ड लिखा है, एकेडमीज ने स्टूडेंट्स की क्रिएटिव राइटिंग डिस्टर्ब की है बिकॉज वो प्रिपेयर्ड नोट्स देते हैं। प्रिपेयर्ड नोट्स ठीक नहीं होते, स्टूडेंट्स ने अपने बनाने होते। जो प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं वो शॉर्टकट होते हैं कि आप कहते हैं उसको उठा के कवर करो। जब आप पेपर में सवाल को कवर करने के लिए बैठते हैं तो आप कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस आया है, क्योंकि आपने तो उसको कॉपी किया होता है, खुद सोचे नहीं होते। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि जो एफपीसी की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक आपके ओन नोट्स हो तो आप अच्छा स्कोर भी ले सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन क्या थी उनकी, समझे बात।
कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता व्हाट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, व्हाट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, सवाल को समझते ही नहीं है। डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन में इशू होता है, डायसेक्शन ऑफ द क्वेश्चन में इशू होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में इशू होता है, क्वेश्चन को एड्रेस करने में इशू होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट्स ने इंग्लिश की स्टैंडर्ड को बिल्कुल खत्म किया। तो द स्टैंडर्ड जो है वो इंग्लिश स्टैंडर्ड जो है, इंग्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज गॉन, इस तरह कोई वर्ड यूज हुआ था रिकमेंडेशन में, एफपीसी की रिकमेंडेशन में, कि उनकी जो बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश ही नहीं है, वो इंग्लिश लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। तो ये तीन चीजें हैं। देखो, इंग्लिश को ठीक करना है, वो मैं आपको रोजाना ऐसे फिर से और क्रिएटिव राइटिंग में समझाता हूँ। क्वेश्चन को डिकोड करना है, जो कि पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स में आप लोगों ने समझनी भी है और फॉलो भी करना है, और उसके बाद अपने नोट्स को जरूर बनाना है और क्वेश्चन को डिकोड करना है। शाबाश। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि सीएसएस एक मुश्किल तरीन एग्जाम है क्योंकि आप लेबर वर्क करते हो इसलिए, लेकिन अगर मैं कहूँ स्मार्ट वर्क की बुनियाद पे और स्मार्ट वर्क के साथ साथ एनालिसिस की बुनियाद पे सीएसएस बहुत आसान है, क्योंकि आप रोजाना भी अगर एक स्टूडेंट पर डे सिर्फ वन क्वेश्चन भी सॉल्व करे तो 150 टू 180 डेज में विद इन 6 मंथ हो जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 150 क्वेश्चंस। आप लोग अभी भी मुझसे वही 150 क्वेश्चंस की ले ले, कंप्लीट सीएसएस उसमें है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने दिया भी था, 120 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे पीएमएस के लिए, 150 सीएसएस के लिए एंड 100 क्वेश्चंस थे पीपीएस के लिए। मुझे एक बार बताइए, ये सारे एग्जाम्स जो है इनकी जो एनालिसिस है, जिस तरह मैंने आपको कहा पॉलिटिकल साइंस 2 के एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ 12 सवालात आपने करने हैं जो कि पास्ट पेपर्स के बुनियाद पे हो जाते हैं। तो आपने पॉलिटिकल साइंस 2 इन्हीं के बुनियाद पे हो जाते हैं आराम से। इस तरह 150 क्वेश्चन सीएसएस के, 120 पीएमएस के और 100 पीपीएस के, जो कि एक राइट वे में, स्मार्ट वे में आप तैयारी करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वे, जो कि आपको एक राइट डायरेक्शन देगा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको कहूं कि यहाँ पे एक एस्पायरेंट है, ठीक है, अगर ये एस्पायरेंट आगे जा रहा है और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ और उसकी डेस्टिनेशन भी नॉर्थ की तरफ है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सर मैंने कश्मीर जाना है और कश्मीर नॉर्थ के साइड पे है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो जा रहा है साउथ की तरफ और मुझे बार बार कह रहे सर मैंने कश्मीर जाना है, तो वो तो कराची पहुंचेगा, वो कभी भी कश्मीर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए आए हो और आप इधर उधर बिखर गए हो, तो फिर आप तैयारी नहीं कर रहे। आप पीएमएस की प्रिपरेशन के लिए आए हो तो आप इधर उधर बिखर चुके हो, तो आप सही डायरेक्शन पे नहीं है। तो अभी मैं एक बात बताऊं, सही डायरेक्शन है क्या, समझो। नंबर 1, ऐसे ऐसे की मैं बात करूं, देखो, अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसे के सब्जेक्ट्स में आप किसी टीचर के 5 to 6 क्लासेस के बाद आप कहते हैं कि मैं ऐसे लिखूंगा, ये पॉसिबल। अगर आप कहते हैं मैंने एकेडमी में 10-15 दिन ऐसे के सेशन के बाद प्रीसी स्टार्ट किया है और आपने उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही ऐसे लेके आया और उसमें भी आपका स्कोर अच्छा नहीं और कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप गलत जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं मैंने कोई एक आउटलाइन क्लास में सीखा है और सर से मैंने ऐसे के टाइप्स वगैरह सीखे हैं और ऐसे का स्ट्रक्चर सीखा है, तो ये इंतहाई गलत है। ऐसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये स्किल्स है। और स्किल्स ये नहीं होते कि मैं आपको कहूँ कि ये किताब ले लो और मेरे पास ये एक कोई गाड़ी है, इस जो ये फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, इस गाड़ी को आप क्या करें, चलाए। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इस गाड़ी को चलाओगे? अगर इस गाड़ी की तरीकाकार आपको नहीं आ रहा, आपको मैं एक बुक दूं और आपने इसको चलाया नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, क्या आप बुक लेके गाड़ी को चला सकते हैं? कभी भी नहीं। ड्राइवर इस तरह नहीं बनते, सारे अनपढ़ ड्राइवर होते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्किल्स होते हैं। इससे जो है ये स्किल है, इसके लिए आपको ज्यादा बुक्स या ज्यादा लेक्चर्स या ज्यादा हैंड्स की जरूरत नहीं होती, इसको आपकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोग कहा था कि डिमांड ऑफ द टॉपिक को समझो, थोड़ा स्ट्रक्चर सीख लो,
और फिर कंटेंट पे काम करो और कंटेंट पे ज़्यादा काम करो। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ स्ट्रक्चर सीख लेते हैं टीचर से एकेडमीज में, फिर स्ट्रक्चर 10%, हम यहाँ पे 90% उसको तवज्जो देते हैं। हाँ बस मेरा ऐसे हो गया, नो, स्ट्रक्चर ओनली कितना है, 10% है, 90% आपका कंटेंट एंड डिमांड है। अनफॉर्चुनेटली हम ये जो जो 90% स्ट्रक्चर पे लगा लेते हैं, वो हम अपने कंटेंट या डिमांड या इंटरप्रिटेशन या प्रैक्टिस पे क्यों नहीं लगाते। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो ये एक स्किल्स बेस्ड पे अपने स्किल्स को बूस्ट करे, अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करे, ज़्यादा इवोल्यूशन करे, ज़्यादा राइटिंग करे, ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करे। लेक्चर जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो तो बंदा 1-2 लेक्चर में सीख लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मैंने आपको कहा कि राइट डायरेक्शन वो ये है। ये नहीं कि आप 5-6 क्लासेस के बाद कहते हैं मेरा ऐसे हो जाएगा, मेरा पास होगा। नो, मैं हर एक स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूंगा कि 20 एसेज लिखते हैं एग्जाम से पहले, और 20 एसेज में से 8 को पास करना है किसी अच्छे टीचर से, तब आप जा सकते हैं एग्जाम में। और जब आप लोग प्रीसी की तरफ आते हैं तो अगेन मैं आपको कहूं कि राइट डायरेक्शन प्रीसी में क्या है। अगर आपकी इंग्लिश ही ठीक नहीं है, आपकी इंग्लिश का जो मैं टेस्ट स्टार्ट में लेता हूँ इंग्लिश ही बिलो एवरेज है, और बिलो एवरेज स्टूडेंट कहे कि मैं प्रीसी स्टार्ट करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, कंप्रीहेंशन मैंने सीख ली, मैंने ट्रांसलेशन का तरीका सिर्फ सीख लिया और मैं प्रीसी का पेपर पास करूंगा। नो, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट को चाहिए कि इंग्लिश फाउंडेशन पे पहले तवज्जो दे और इंग्लिश फाउंडेशन को सीख ले, अपने रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करे और अपनी क्रिएटिव राइटिंग पे काम करे, और क्रिएटिव राइटिंग के बाद आप प्रीसी लिखना शुरू करें। और मैं आपको कहूँ कि सीएसएस में 100 मार्क्स ऐसे के और 50 मार्क्स प्रीसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन के, तो ये 150 स्कोर जो है ये मेरे पास स्किल्स बेस्ड है। ऐसे 100 प्रीसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन जो है ये तकरीबन 50, तो 150 स्कोर आपकी स्किल्स का है, तो स्किल्स पे काम करें। इसके अलावा जहाँ पे आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है फाउंडेशन की, वो क्या है, नंबर 1 आप प्रीपोजिशन मस्ट सीख ले, ज़रूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन एमसीक्यूज में भी आता है और वहाँ पे 5 नंबर है। सेंटेंस करेक्शन पे काम कर ले, सेंटेंस करेक्शन के साथ नरेशन पे काम कर ले, और नरेशन के साथ वॉइसेस पे काम कर ले, और वॉइसेस के साथ कोशिश करें कि अगर आपको से पंक्चुएशन आते हैं सीएसएस में तो बेस्ट है। इसके अलावा कुछ याद करने की चीज़ें है, पेयर ऑफ वर्ड्स सीएसएस में, इडियम्स पीएमएस में, और सिनोनिम एंटोनिम दोनों में। पीएमएस में तो ये नहीं आती, सीएसएस में अक्सर आता है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ है ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हो, लेकिन ये जो 150 स्कोर है ये आपकी स्किल्स है। तो स्किल्स इज अ स्किल्स लो, ताकि आपकी चीज़ें कवर हो, ना कि आप कहो कि मैं आपको अभी प्रीसी के रूल 2-3 बताऊं और आपको कोई इस तरह सॉल्व करना है और आपने एक ही प्रीसी सॉल्व ना की और आप कहे सर मेरा 10+ या 11-12 प्रीसी में आएगा। नहीं, ये एक राइट डायरेक्शन में आप समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप क्लासेस लो, बेशक क्लासेस लो, लेकिन क्लासेस के बाद आप बेशक सोर्सेज यूट्यूब, गूगल, किताबें, नोट, सारी चीज़ें फॉलो करो, लेकिन इसके साथ साथ ये 10% है, 90% क्या है कि आप सिलेबस उठा लो। सिलेबस में जिस तरह मैंने कहा अंडरलाइन करो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, पास पेपर्स उठा लो, साइनोप्सिस बेस पे अच्छे नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद पास पेपर्स को डिकोड कर लो, फिर आपका स्कोर 60+ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने एक चीज़ करनी है जो आजकल स्टार्ट है स्टूडेंट का, राइटिंग सेशन या राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट करनी होगी। जिस तरह के प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे बिगनर है, आपने तैयारी यहाँ स्टार्ट की है और आप यहाँ से जा रहे हैं और अल्लाह करे इंशाल्लाह आप यहाँ पे सीएसपी बनेंगे, तो यहाँ पे एक एस्पायर है, अगर सीएसएस क्लियर करके सीएसपी बनता है तो वो इन 6 ब्रिजेस को क्रॉस करता है। इन 6 ब्रिजेस को क्रॉस करने के बाद वो अपने अचीवमेंट पे जाता है। पहला ब्रिज, फिर दूसरा ब्रिज, फिर तीसरा ब्रिज, फिर चौथा ब्रिज, फिर 5वां, फिर 6वां। देखो, दिस इज ब्रिज नंबर 1। ब्रिज नंबर 1 आपका है सिलेबस एंड सिलेबस के साथ साथ पास्ट पेपर।
सिलेबस एंड पास पेपर में एक चीज को कवर करो। सिलेबस में आप ये समझो कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट स्टडी, और पास पेपर्स में आप ये समझो कि आप पास पेपर्स को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे डिकोड करोगे। तो सिलेबस में अगर आप ये पढ़ोगे व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, तो फिर चीजें सही जाएगी। दूसरी बात, अगर सिलेबस में व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी को समझोगे तो वो स्मार्ट स्टडी है, और पास पेपर को समझो कि इवन एनालिसिस क्या होता है, ऑड एनालिसिस क्या होता है, कौन से सिंपल होते हैं, कौन से मुश्किल होते हैं। ब्रिज नंबर 1 इसमें समझने के बाद कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के बेस पे समझ आ जाए, तो ब्रिज नंबर 2 हमारे पास है नोट्स मेकिंग। और नोट्स मेकिंग हर एक सब्जेक्ट की आपने मस्ट करनी है। और नोट्स मेकिंग के बाद जब आप अच्छे नोट्स हो, इसको पॉइंट मेकिंग नोट्स कहते हैं, और कुछ कंडीशंस है जिसके बेस पे मैं नोट्स स्टूडेंट्स का बनवाता हूँ, जिस तरह जार्गन्स, बेंचमार्क, साइनॉप्सिस, और फिर उसको कवर करना, चेक करने के बाद गाइड करना, ताकि आपके अच्छे नोट्स हो। डेली बेस पे 15, 20, 25 पेजेस नोट्स बनाना जरूरी होता है। फिर उसके बाद है पेज नंबर 3, इसको कहते हैं मेमोराइजेशन, उसको याद करना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैंने किताब से पेपर किए तो 40-45 नंबर के लिए या 35 के लिए, या हो सकता है फेल भी हो। देखो मेमोराइजेशन तो किस चीज का होगा, मेमोराइजेशन तो नोट्स का होगा। नोट्स किस चीज के बनेंगे, सिलेबस एंड पास पेपर के बेस पे। फिर आ जाता है ब्रिज नंबर 4। देखो यहाँ तक आप लोग मेहनत करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी स्पेशलिटी मेरे पास है। नंबर 1 ब्रिज नंबर 4 पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स। आप लोगों को मैंने कुछ वीडियो भेजी भी थे, मेरे यूट्यूब पे भी है, और अक्सर मेरा काम यहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे होता भी है। अगर 2026 के भी स्टूडेंट्स होंगे तो मैं उनको गाइड भी करूँगा। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स अक्सर मॉक्स या टेस्ट लेने के बाद मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, लेकिन ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट वी कैन से पर्सनैलिटी बेस्ड एग्जाम। इतना नॉलेज ना हो, लेकिन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आप जरूर समझो। फिर उसके बाद ब्रिज नंबर 5, इसको कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। ये भी मैं आपको समझाऊंगा 1-2 नंबर क्वेश्चन में कैसे आपने ज्यादा लेना। इसके लिए 16 प्रिंसिपल्स की वीडियो भी मेरी पड़ी है। इसके अलावा ब्रिज नंबर 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज, हाउ टू डिकोड क्वेश्चन इन द पेपर। पेपर में सवाल को समझ के कैसे लिखना है, या डिकोड कैसे, अंडरस्टैंड करके कैसे लिखना है। एफपीसी की रिकमेंडेशन के बेस पे भी स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि वो सही डिकोड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिकोडिंग आप समझोगे तो 2 अप्रोचेस अक्सर स्टूडेंट्स को मैं समझाता हूँ जो मेरी एनालिसिस है। एक अप्रोच है स्ट्रक्चर अप्रोच, एक अप्रोच है ग्रे स्ट्रक्चर अप्रोच। ये ग्रे स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा हेड है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने समझाया, लेकिन इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो तो आप इस तरह करोगे, आपको पेपर 9 बजे मिलेगा, आप डायरेक्ट 10:15 या 10:20 पे आप कहोगे एक्स्ट्रा शीट, आपके 4 सवाल पूरे होंगे और आपकी डिकोडिंग नहीं उसकी फिलिंग रह जाएगी, और आखिरी जो सवाल होगा उसके लिए 35 मिनट होंगे। सबसे अच्छा सवाल आपका आखिर होगा, लेकिन उसके लिए डिकोडिंग, फिर स्ट्रक्चर, फिर ग्रे स्ट्रक्चर समझ के आगे जाना है। फिर अपने कंटेंट में मैच्योरिटी कैसे लेके आओगे, वो जब आपके पेपर में 60 होंगे तो आप किस तरह 70 की तरफ जाओगे, आपके पेपर में 50 है तो किस तरह 60 की तरफ जाना है। ये फिर आपने कंटेंट मैच्योरिटी या एक्सप्रेशन या प्रेजेंटेशन को समझना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने ये कहा था कि देखो फर्स्ट, अगर मैं कहूँ आई गॉट 68 इन द जेंडर स्टडीज इन मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, 68 के बाद आई गॉट 85, सिर्फ आप मुझसे ये पूछो कि सर ये जर्नी कैसे हुई 68 से 85, इसमें फिर मैंने फिक्चुअल एनालिसिस, मैंने जार्गन्स ऐड किए, मैंने थ्योरेटिकल पेपर किया, मैंने अप्लाइड पेपर किया, मतलब कोई सवाल भी नहीं छोड़ा, एमसीक्यूज भी इस पे थोड़ा काम किया, लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने उन चीज़ों पे किया जो वो पॉलिश हो और मुझे अच्छे टॉपर वाले स्कोर मिल जाए। तो ये आप अगर करोगे तो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आप समझोगे। तो आप लोगों ने हरगिज ये नहीं करना कि आप लोग यहाँ से छलांग लगा, एक स्टूडेंट कहता है यहाँ तो सर मुझे सवाल समझाओ, पेपर समझाओ, या प्रेजेंटेशन समझाओ, या मुझे क्वेश्चन पे डिकोडिंग करनी है। सबसे पहले नोट्स मेकिंग बेस्ड ऑन सिलेबस एंड पास पेपर। नोट्स बन गए, याद करो, याद किया, मोक दो, मोक दिया, फिर ये सारी चीजें उसमें सीख लो, फिर उसको इनकलकेट करो एक अप्रोच के बेस पे जिसका नाम है
पावर अप्रोच, जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को स्टार्ट ही में पावर से उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। जब भी आप लिखोगे क्रिएटिव राइटिंग में, अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसके बाद आपने लिखना होगा, राइटिंग करनी है, फिर उस राइटिंग को आपने एवलुएट करना है, फिर एवलुएट के बाद आपने मेंटोर से रिव्यू लेनी है कि सर ये ठीक जा रहा है या नहीं। अक्सर स्टूडेंट एवलुएट रिव्यू नहीं करते, सिर्फ बस लिखते हैं और वो भी गलत लिखते हैं। मैं कहता हूँ 90% तो CSS ये है कि एक चीज को एवलुएट करके रिव्यू लो, फिर दोबारा गलत हो कि ठीक लिखो। समझ आ गई? शाबाश। अभी मैं आप लोगों को कहूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे कैंपस हो, ऑनलाइन हो, एक चीज माइंड में रखें कि आप लोगों की एक छोटा सा टेस्ट मैं हर एक स्टूडेंट से दूंगा। सबसे पहला स्टेप होगा इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में मैं आप लोगों की इंट्रोस्पेक्शन करूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें, और फिर आपकी बैकग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कितना टाइम देना है, कब देना है, ठीक है, वो डिटरमिन करते हो, कंसिस्टेंसी क्या है, टाइम टेबल, वो सारी चीज़ें आपसे। दूसरा पॉइंट होगा, आपको इनिशियल एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भेजूंगा मैं आपको। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है, उसके मुताबिक मुझे स्टूडेंट के लेवल की समझ आ जाती है कि आपका कौन सा ग्रुप होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सुपर पेज होगा। फिर उसके बाद जो मेरे जून जुलाई अगस्त वाले महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें मैं हर महीने के पहले तारीख में एक टेस्ट लेता हूँ, सुपर पेज का टेस्ट। उसमें जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो सुपर पेज में देखे जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक समझाऊंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। उस टाइम टेबल को आप लोगों ने फिर फॉलो करना है। समझे बात? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये बात माइंड में रखे कि आप लोगों के पास कल ही से ऐसे का एक रजिस्टर होना चाहिए। ऐसे के रजिस्टर में आपके पास 200 to 250 पेजेस कम से कम हो। मैं उसमें समझाऊंगा कि आप लोगों ने कंटेंट को कैसे ठीक करना है, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, लेक्चर्स कैसे लेने, और डिमांड ऑफ द टॉपिक को कैसे एड्रेस करके उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो कि 90% आपकी प्रिपरेशन है, 90%। फिर ऐसे के बाद आ जाता है प्रीसी। प्रीसी जो है वो आपके इंग्लिश लेवल में चेक करूंगा, अगर अच्छा है डायरेक्ट प्रीसी पे जाएंगे, अगर अच्छा नहीं है तो फिर हम क्रिएटिव राइटिंग करेंगे। और वो कौन सी बुक होगी क्रिएटिव राइटिंग में? क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक। 30-40 दिनों के बाद हम फिर जाएंगे प्रीसी की तरफ, सन्ड्री बुक के बाद प्रीसी की तरफ जाएंगे। सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक अगर किसी का अबाव एवरेज अच्छी राइटिंग है तो वो डायरेक्ट प्रीसी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक की जरूरत होती है ताकि वो 20-20-60 अप्रोच की बुनियाद पे अच्छे लेवल पे क्रिएटिव राइटिंग समझे, और इसकी बुनियाद पे फिर वो प्रीसी भी सॉल्व कर सकता है। 20-20-60 अप्रोच जो कि एक अच्छे तरीके से बेस लाइन क्लियर करके बेस राइटिंग बेस रीडिंग के बेस पे क्रिएटिव राइटिंग की तरफ उसको लेके जाएगा। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट वो कवर करेगा, और उस सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स के बुनियाद पे एक रजिस्टर में साइनोप्सिस को क्लियर करके साइनोप्सिस बेस्ड पे नोट्स जरूर बनाएगा। और नोट्स बनाने के बाद अगर वो एक सब्जेक्ट का नोट्स बना रहे, मिसाल के तौर पर क्रिमिनोलॉजी या पोल साइंस या फिलोसफी, वो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो सिर्फ उस सब्जेक्ट को कवर करेगा जब तक उसके नोट्स ना बने हो या मॉक उसका ना दिए हो याद करके, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, हालांकि ये चीजें फर्ज है, रोजाना चाहेंगे। जब एक सब्जेक्ट कवर होगा 15-20 दिन में, 25 दिन में, देन वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट सब्जेक्ट। हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ 15 दिन 15 डेज में सब्जेक्ट को खत्म किया करें, जिस तरह मैं समझाऊंगा ऑथेंटिक वे में। तो 10 सब्जेक्ट्स है तो आराम से 150 डेज कवर हो जाएंगे, ऐसे इसी तो रोजाना जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने एमपीटी की तैयारी भी कल ही से स्टार्ट करनी है, और क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन कल ही से एमपीटी के टाइम टेबल ये भी लेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके बेस पे आपके एक राइट वे में प्रिपरेशन हो। हाँ, कहीं पे किसी को सोर्स का इशू हो सकता है, कहीं पे किसी के पास नॉलेज नहीं होगा, कहीं पे किसी के पास वी कैन से आइडिया अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो फिर उसके लिए मेरे करंट अफेयर्स
पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर भी है, पॉलिटिकल साइंस भी मैं दे देता हूँ, और साथ साथ वन ऑन वन मेंटोरशिप में मैं गाइड करता हूँ कि अभी हिगल में आप फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड में ये चीज़ कर लो या डायलेक्टिक्स में ये कर लो, ताकि राइट डायरेक्शन में आप उस चीज़ को कवर करें। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, राइट वे में जाएंगे, ये चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट में ये चीज़ें कवर नहीं होंगी। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिपरेशन, तो आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन